सभी प्यारे साथियों को गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून सॉरी। मैं आपका दोस्त संकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन ज़बरदस्त जिंदाबाद होगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे और आपने जो क्लासेस अभी तक ली हैं या इंडियन ज्योग्राफी में जो भी सीखा है उससे आगे की चीज़ों को करना और सीखना स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। तो सभी बच्चे एक बार जुड़ेंगे। गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों को, मेरे दोस्तों को। फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक होगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक विशेषताएं। और ये टॉपिक मैं कहूं बेटा दिल्ली पुलिस और एसएससी के सभी एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और बच्चे दिल्ली पुलिस के जो सेट हुए हैं जितने भी आपके 2021 में, उन सेटों में अगर मैं यहां से क्वेश्चन की बात करूं बच्चे, तो भारत के भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन बोलो या फिजिकल फीचर्स बोलो, एक ही बात है। तो जो भारत का बेटा आपका भौतिक विभाजन है, भारत का जो भौतिक विभाजन है, ठीक है ना, यहां से बहुत ज्यादा मैं कहूं 50 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है ना भाई। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्लास में ये खत्म होगा, लेकिन ध्यान रखना है बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन दो ही टॉपिक से आपके बनते हैं, नदियों से और इस टॉपिक से, ठीक है ना भाई। तो ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और मैं एक एक चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको बहुत प्यार के साथ समझना है, ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट होगा उसके लिए मैं हूं, आपके साथ हमेशा हूं और सदैव जब भी आप मेरे से क्वेश्चन करोगे मैं उसका आंसर करूंगा, ठीक है ना भाई। तो सभी प्यारे कबूतर मेरे एक बार क्लास से जुड़ेंगे, ठीक है ना, जल्दी से जुड़ जाइएगा एक बार। हाँ बेटा बाईलैंग्वेज ही लिखेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। हम फिजिकल यानी कि भौतिक रूप से भारत में क्या क्या देखने को मिलता है, ये सारी चीजें हम फिजिकल फीचर्स के अंदर जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे, भारत को भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से 6 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कि कितने भागों में बांटा गया है, तो फिजिकली भारत को बेटा 6 भागों में, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 6 भागों में बांटकर हम इसे पढ़ते हैं, 6 भागों में डिवाइड करते हैं भारत को फिजिकल रूप से। कितने पार्ट में? 6 पार्ट में बेटा। अब ये 6 पार्ट कौन कौन से हैं मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर हम भारत के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। यानी कि सब कुछ का मतलब कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन सी पहाड़ी हैं, कौन कौन से हिल स्टेशन हैं, पर्यटक स्थल हैं, कौन कौन से बच्चे आपके दर्रे हैं, ये सब कुछ बच्चे इसी टॉपिक के अंदर आपका कवर होने वाला है। टॉपिक लंबा रहेगा, ठीक है ना, और चीजें बहुत प्यार से आपको समझनी है। तो भौतिक रूप से भारत को पहले तो कितने भागों में बांटा जाता है, ये चीज मैं आपको मैप के माध्यम से एक बार बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। चीजों को समझने की कोशिश करनी है। अपना इंडिया, अपना भारत आप सभी बनाना सीख गए होंगे, किस तरीके से भारत बनाना है। भारत के हमेशा आपका ऊपर जाओगे तो नॉर्थ डायरेक्शन है, राइट हैंड साइड ईस्ट है, इधर जाओगे बेटा वेस्ट डायरेक्शन है, नीचे जाओगे साउथ डायरेक्शन है। तो अगर मैं बात करूं भारत के उत्तर में जाने पे, नॉर्थ में जाने पे हिमालय बाबा मिलते हैं। हिमालय बाबा का मतलब यहां नॉर्थ में जाने पर इंडिया के पर्वत देखने को मिलते हैं, जिन्हें कहा जाता है उत्तर के विशाल पर्वत या नॉर्दर्न माउंटेन, उत्तर के पर्वत कह देते हैं। तो भारत के नॉर्थ में जाने पर क्या मिलते हैं बेटा? पर्वत देखने को मिलते हैं। तो ये हैं उत्तर के पर्वत, ठीक है ना। तो भारत का पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या होता है? नॉर्दर्न माउंटेन, ठीक है ना भाई। पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या होता है? नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्दर्न माउंटेन को क्या बोलेंगे हिंदी में? उत्तर के पर्वत, उत्तर के पर्वत। यानी कि भारत के नॉर्थ में जाने पर आपको पर्वत देखने को मिलेंगे, ठीक है ना भाई। पर्वतों के बाद में जस्ट नीचे आप आओगे तो यहां पूरा आपका उत्तर का मैदान देखने को मिलता है। ये पूरा जो है आपका, जो मैं येलो कलर से आपका शो कर रहा हूं बेटा, ये पूरा क्या है? मैदानी क्षेत्र है। तो यहां पर क्या पाए जाते हैं? उत्तर के मैदान, जिन्हें कहेंगे हम नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है ना भाई। तो पीले कलर से क्या बनाया मैंने दूसरे नंबर पे? आपके उत्तर के मैदान, जिन्हें कहेंगे बच्चे नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है ना भाई। नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तर के मैदान, उत्तर के मैदान। आपके सभी क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा, लेकिन अभी जब तक मैं आपको समझा रहा हूं तब तक चीजों को समझने की कोशिश करनी है। इधर साइड आओगे आप बच्चे तो यहां पूरा ये वाला जो पोर्शन है आपका, ठीक है ना भाई, ये जो मैं आपको बता रहा हूं पिंक कलर से जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पूरा जो आपका क्षेत्र पड़ता है बच्चे, ये पूरा एरिया,
ये वाला पूरा एरिया पिंक कलर वाला बच्चे ये बनता है आपका, इन्हें कहा जाता है दक्कन का पठार, या फिर जिसे कहते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू का मतलब होता है पठार, में समझाऊंगा पठार क्या होता है। तो कहने का मतलब ये पिंक वाला जो पूरा एरिया है ये है आपका बच्चे पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में अभी बताएंगे, ठीक है ना। तो यहां समझो तीसरा नंबर किसका आता है बच्चे, तीसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है आपका, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है ना भाई। हिंदी में कहते हैं बच्चे प्रायद्वीपीय 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 पठार, प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद में बात करूं बच्चे चौथा नंबर आपका, चौथा नंबर आता है आपका राजस्थान वाला एरिया। राजस्थान का जो ये वाला एरिया है ना बच्चे, ये वाला जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं यहां पर पूरा आपका मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और कुछ एरिया हरियाणा का। तो ये क्या है आपका रेड कलर वाला, ये है आपका थार का मरुस्थल, या फिर इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल के नाम से जिसे जानते हैं, ठीक है ना भाई। तो आगे अगला नंबर क्या डालना है आपको, जो भी नंबर है चौथा नंबर, इसे बोलेंगे भारतीय मरुस्थल, यानी कि इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल, यानी कि हिंदी में कहेंगे भारतीय मरुस्थल, और भारतीय मरुस्थल को थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो भारतीय मरुस्थल डाल दोगे, ठीक है ना भाई। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। आगे मैं बात करूं बच्चे, यहां जो ये वाला जो एरिया बचता है आपका, यहां पे जो मैं शो कर रहा हूं आपको, ये है आपके तटीय मैदान, इन्हें कहा जाता है कोस्टल प्लेन्स, ठीक है ना भाई। यहीं पर आपके बंदरगाह और बीच पाए जाते हैं। बीच आपने सुना होगा गोवा के अंदर कौन सा बीच है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जिन्हें मैं आपको कराने वाला हूं। तो ये क्या है बच्चे, यहां साइड में कोने वाला आपका, इसे कहा जाता है कोस्टल प्लेन्स, यानी कि तटीय मैदान। तो नंबर 5 क्या आ जाएगा आपका, नंबर 5वां फिजियोग्राफिक डिवीजन आ जाएगा आपका बच्चे कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स इन्हें कहा जाता है बेटा तटीय मैदान। क्या कहा जाता है, तटीय मैदान। तटीय मैदानों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इसके बाद जो नंबर आता है 6 नंबर, 6 नंबर किसका आता है, तो छठे नंबर का और समझ लेना है। छठे नंबर पे आते हैं आपके ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि द्वीप समूह। तो इधर आपका पड़ता है बेटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के अंदर, इसके बारे में पढ़ेंगे। इधर पड़ता है लक्षद्वीप, आपका लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब मैंने आपको कितना फिजियोग्राफिक डिवीजन बताया, 6 बताया। 6 के बारे में एक बार फिर से देख लेना है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भारत को कितने भौतिक रूप से भागों में बांटा जा सकता है, 6 भागों में। नंबर 1 बेटा उत्तर के पर्वत, नंबर 2 बेटा आपका यहां पर आ जाता है उत्तर के मैदान, नंबर 3 आपका प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 4 आपका थार का मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल, नंबर 5 आपका तटीय मैदान, और बेटा नंबर 6 आपके हो गए द्वीप समूह, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। बात समझ में आ रही है ना। तो चीजें ऐसे करके समझना है। ऑल क्लास कब आएगा बेटा, एक बार में ये मासूमा कुमारी, जौन सी भी कुमारी हो बेटा आप, ठीक है ना, एक बार में एक ही क्लास चलेगी, एक साथ 7-8 क्लास नहीं चल जाएंगी, ठीक है ना। तो चीजों को समझने की कोशिश करनी है, जो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो नंबर 6 क्या आता है बच्चे, द्वीप समूह, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है ना भाई। तो नंबर 6 है आपका बेटा द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है ना भाई। द्वीपों का समूह, जहां कई सारे द्वीप पाए जाएं उसे हम द्वीप समूह कहते हैं। अब थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये मैप में सिर्फ मैंने आपको बताया कि ये चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले पर्वत पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मैदान पढ़ेंगे, फिर इसके बाद पठार के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद आपका यहां आ जाएंगे मरुस्थल के बारे में जानेंगे, फिर तटीय मैदान जानेंगे, और फिर द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे। अब देखो यहां चीजों को और भी समझना है बच्चे। मैं तुम्हें इतनी पहाड़ी, देखो थोड़ा सा ये टॉपिक लंबा खिंचेगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन 50 पूछे गए हैं। तो बेटा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना बचे, तो जो टॉपिक ज्यादा इंपोर्टेंट है वहां पर हम ज्यादा समय देंगे, निश्चिंत रहिएगा आप, ठीक है ना भाई।
बेटा वर्कशीट मैं थोड़ी ना प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है ना, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया करूंगा। आपकी वर्कशीट यहां इसकी नहीं होती है, मैथ और रीजनिंग की वर्कशीट आपको मिला करेगी, ठीक है ना। तो चीजों को समझने की कोशिश करें। अब देखो यहां मैं बात करूं बच्चे आपसे, द्वीप समूह होते हैं बच्चे जमीन के अंदर, मतलब समुद्र के अंदर पाए जाने वाली जमीन को द्वीप कहते हैं, जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है ना, उसे द्वीप कहा जाता है। अगर मैं बात करूं बच्चे भारत का क्षेत्रफल कितना है, एरिया ऑफ इंडिया, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है, आपको ध्यान रखना है, 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर मैंने आपको बताया है, ठीक है ना भाई, किलोमीटर स्क्वायर। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी मेरे साथी, कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, यानी कि ये जो भारत का क्षेत्रफल है ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। मैथमेटिक्स में जब परसेंटेज पढ़ोगे तो गुरुजी आपको ये बात बताएंगे कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ये बात ध्यान रखनी है। सर हम भी कलर पेन से बनाएं इंडिया मैप, बताओ बेटा जरूरी नहीं है कि आप कलर पेन से बनाओ, लेकिन आपको चीजें आनी चाहिए। नोट्स सुंदर हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नोट्स के अंदर का तुम्हारी बुद्धि में कितना है इस बात से जरूर फर्क पड़ता है। तो आप एक पेन से बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो चीजें आपके समझ में आनी चाहिए, दिमाग में होनी जरूरी है, ठीक है ना भाई। अब अगर मैं बात करूं जो भारत का क्षेत्रफल है उसमें कितने परसेंट एरिया पर पर्वत पाए जाते हैं, तो अगर मैं बात करूं बेटा भारत के क्षेत्रफल का जो मैदान पाए जाते हैं भारत में वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कि जो प्लेन्स हैं भारत के अंदर, मैदान, मैदान सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। मैदान यानी कि बेटा जिन्हें हम कहते हैं प्लेन्स, आपका प्लेन्स का परसेंटेज कितना है, तो भारत के कुल 100% क्षेत्रफल में से 43.5% क्षेत्रफल पर 43.5% पे मैदानों का विस्तार है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा भारत में इनमें से कौन सी चीज ज्यादा पाई जाती है, मैदान ज्यादा पाए जाते हैं, पर्वत ज्यादा पाए जाते हैं, पठार ज्यादा पाए जाते हैं, द्वीप समूह ज्यादा पाए जाते हैं, तो बेटा सबसे ज्यादा एरिया पर मैदान पाए जाते हैं। इनका परसेंटेज 43.5 है। बात समझ में आ रहा है। अगर मैं बात करूं बच्चे पठार, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पठार पाए जाते हैं। पठार को मैं आपको बता चुका हूं प्लेट्यू कहा जाता है, प्लेट्यू कहा जाता है, पठार मतलब प्लेट्यू, और प्लेट्यू का परसेंटेज है 27.5। तो भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 27% क्षेत्रफल पर प्लेट्यू यानी कि पठार पाया जाता है। आगे बात करूं मैं बच्चे, यानी कि पहाड़ या पहाड़ी, हिल्स जिन्हें कहा जाता है, हिल्स, ठीक है ना भाई। पहाड़ी की बात करूं, पहाड़ या फिर पहाड़ी, पहाड़ या पहाड़ी जिन्हें कहा जाता है हिल, ठीक है ना भाई। हिल्स कितने एरिया पर पाई जाती हैं, तो बच्चे 18.5% क्षेत्रफल पर भारत में पहाड़ी पाई जाती हैं। और अगर मैं बात करूं मेरे साथी पर्वतों की, तो पर्वत सबसे कम पाए जाते हैं, 10.5% एरिया पर भारत में पर्वत पाए जाते हैं। तो पर्वतों का विस्तार कितना है, ठीक है ना भाई, पर्वतों का विस्तार, पर्वत मतलब बेटा माउंटेन बोलते हैं, माउंटेन्स, ठीक है ना भाई। माउंटेन्स कितना पाए जाते हैं, तो 10.5% एरिया पर, ठीक है ना भाई। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा भारत में इनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा एरिया पर पाई जाती है, तो बेटा भारत में कौन सी भौतिक आकृति सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो बच्चे मैदान पाए जाते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है ना भाई। अब देखो यहां चीजों को समझना है थोड़ा सा, जो मैं आपको और समझाने वाला हूं। देखो भाई पर्वतों में और बेटा यहां पहाड़ी में क्या अंतर होता है, पठार में क्या अंतर होता है, मैदान क्या होता है, मिट्टी के बने होते हैं, मैदान नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने होते हैं। मैदानों के बारे में जब मैदान पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा। देखो यहां थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करनी है। देखो भाई पर्वत क्या होते हैं और पहाड़ क्या होते हैं, अंतर क्या होता है पर्वत में और पहाड़ी में। देखो देखो एक चीज समझनी है, देखो पर्वत जो होते हैं ना बेटा वो किसके बने होते हैं, वो चट्टानों के बने होते हैं, चट्टान। तो पहली चीज जो पर्वत होगा बेटा, पर्वत, माउंटेन जो होगा, पर्वत, पर्वत जो होगा बेटा चट्टान का बना होगा, चट्टान यानी कि रॉक के बने होंगे। साथ के साथ इनके पास अपनी चोटी होती है। चोटी बेटा वो नहीं कि बालों की चोटी बना लिए, चोटी का मतलब होता है पीक, पर्वत का एक शिखर होता है इस तरीके से। बात समझ में आ रही है ना।
तो कहने का मतलब क्या है, पर्वतों के पास अपनी चोटी होती है। ये रॉक यानी कि चट्टान के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बच्चे? रॉक के बने होते हैं, चट्टान के बने होते हैं। साथ के साथ इनके पास चोटी होती है और पर्वतों की जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है, वो 600 मीटर से ज्यादा होती है। अब देखो ध्यान से समझना है, मैं एक बात आपको बताऊंगा। दिल्ली पुलिस ने, वैसे तो 1000 मीटर से ऊंची चोटियां जिसमें पाई जाएं उसे पर्वत कहा जाता है, माउंटेन कहा जाता है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब क्वेश्चन पूछा तो इसे ही बेटा 600 मीटर दिया हुआ था। अगर दिल्ली पुलिस या एसएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर 600 होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछेगा कितने मीटर से ऊंचाई वाली चोटियों को पर्वत कहा जाता है? 600 मीटर से ज्यादा ऊंची ऊंची अगर चोटियां हैं। मालदीप क्या है? मालदीप बेटा मेरे चाचा का छोरा है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो ये बात ध्यान रखनी है बेटा। वैसे तो ज्यादातर जहां भी मैंने बुक्स में पढ़ा है 1000 मीटर होता है, लेकिन बच्चे ध्यान रखना है कि बच्चे अगर चोटियों की ऊंचाई 600 मीटर से ज्यादा है तो एसएससी जो मानती है वो 600 मीटर को मानती है कि 600 मीटर से ज्यादा है तो आप क्या बताओगे? पर्वत बताओगे। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा। पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो, अगर मैं बात करूं आपसे पहाड़ या पहाड़ी की, तो बच्चे पहाड़ या पहाड़ी में अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो पहाड़ी या पहाड़ होते हैं, हिल्स होते हैं, पहाड़ या पहाड़ी होते हैं बच्चे, इनके पास भी आपका क्या होता है बच्चे? इनके पास भी बच्चे हिल्स के पास, ये तो माउंटेन्स थे आपके ऊपर, ठीक है ना, पहाड़ी भी किसकी बनी होती है बेटा? चट्टान की बनी होती हैं। सही बात है, बिल्कुल एकदम ठीक है ना, चट्टान यानी कि रॉक से बनी होंगी। इनके पास भी अपनी पीक होगी। पीक का मतलब बेटा अपनी चोटी होगी, लेकिन इनकी जो ऊंचाई होती है वो 600 मीटर से कम होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे। तो ये अंतर आपको समझना है। पर्वत में क्या अंतर है? चोटियां अगर 600 मीटर से ऊंची है तो बच्चे वो पर्वत है। जैसे कि हिमालय को कभी पहाड़ नहीं कहते हैं आप, हिमालय को पर्वत कहते हैं, क्योंकि बच्चे वो 8000 मीटर ऊंचा है। और बच्चे बाकी आपकी जो छोटी छोटी हो, 600 मीटर से कम की हो, उन्हें पहाड़ी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है बेटा। जब भी टॉपिक खत्म होगा तो मैं क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस की भी क्लास लेके आऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे। अब देखो, यहां बात समझने की कोशिश करनी है मेरे साथी, ठीक है ना। ये तो पर्वत और आपका पहाड़ में आपको अंतर समझ में आया। अगर मैं बात करूं, एक होती है बच्चे जिसे बोलते हैं पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी। ध्यान से समझना एक एक बात, ठीक है ना भाई। एक होती है आपकी पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी को हम पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं, ठीक है ना भाई। तो पर्वत श्रृंखला लिखा मिले आपको या पर्वत श्रेणी लिखा मिले, इसे अंग्रेजी में बच्चे माउंटेन रेंज कहेंगे, माउंटेन रेंज कहेंगे, ठीक है ना भाई। तो माउंटेन रेंज क्या होती है, पर्वत श्रेणी क्या होती है, ये बात ध्यान से समझो एक, ठीक है ना। बार बार कंफ्यूज करेगी, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये पर्वत श्रृंखला है, तो इसलिए सारी चीजों का बेड़ा पार पहले ही कर लो, ठीक है ना। माउंटेन रेंज का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब ये एक पर्वत की चोटी है और ऐसी कई सारी चोटियां हजारों की संख्या में भी हो सकती हैं। अगर एक ही सीक्वेंस में है, एक ही सीरीज में है, तो इसे कहा जाता है बच्चे पर्वत श्रेणी। यानी कि अगर बहुत सारी चोटियां एक ही क्रम में हैं, अगर बहुत सारी, ये भी एक चोटी है बेटा, ये भी एक चोटी है, ये भी एक पीक है, ये सारी चोटियां हैं, बहुत सारी चोटियां, और अगर ये बहुत सारी चोटियां एक ही क्रम में हों, एक ही सीक्वेंस में हो, तो बच्चे एक ही क्रम में अगर बहुत सारी चोटियां हैं तो उसे पर्वत श्रेणी, माउंटेन रेंज कहा जाता है। बात समझ में आ रही है ना? बहुत अच्छे। तो चीजों को समझते हुए चलना है और चीजों को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। एक बार जरा कमेंट सेक्शन नीचे करिएगा। बहुत अच्छे, ठीक है ना भाई। बेटा मरुस्थल भी बताऊंगा। कमल बेटा, ये जो हमारे दिमाग का जो वहम होता है ना, इसे दूर करने के लिए जो टीचर की बातें हैं पहले वो सुननी चाहिए आपको, ठीक है ना। जब मरुस्थल पढ़ाऊंगा, मरुस्थल बताऊंगा, तो जो चीजें पढ़ा रहा हूं क्रम में पढ़ाऊंगा, मेरे अकॉर्डिंग पढ़िएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा, आई प्रॉमिस्ड यू, ठीक है ना। बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाने वाला हूं ज्योग्राफी में आपको, ठीक है ना। बात समझ में आया ना? तो कहने का मतलब सीधी सी बात यह समझनी है कि एसएससी मानती है कि 600 मीटर से ऊंची
जो चोटी होती हैं उसे पर्वत कहा जाता है, 600 मीटर से नीची जो चोटियां होती हैं उसे बच्चे पहाड़ कहा जाता है, यानी कि आपका हिल्स कहा जाता है। अगर बहुत सारी चोटियां एक सीक्वेंस में हो तो उसे पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। और बच्चे ध्यान रखना है, एक पर्वत के अंदर बच्चे, एक माउंटेन में, एक पर्वत के अंदर एक से अधिक पर्वत श्रेणी हो सकती हैं। एक पर्वत में एक या अधिक पर्वत श्रेणी, यानी कि माउंटेन रेंज, पर्वत श्रेणी हो सकती हैं। ठीक है ना भाई? कहने का मतलब क्या है, एक पर्वत के अंदर एक से ज्यादा पर्वत श्रृंखलाएं हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि एक पर्वत श्रृंखला हो, कई सारी पर्वत श्रृंखला, जैसे हिमालय बेटा 3 पर्वत श्रृंखलाओं को मिला के बनता है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। ऐसे ही बच्चे आपका ट्रांस हिमालय पर्वत 3 पर्वत श्रेणियों को मिला के बनता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और एक आती है उसकी तिब्बत के अंदर जिसे कैलाश माउंटेन कहते हैं। बात समझ में आई? गाजियाबाद पर्वत की हाइट कितनी है बेटा? मिलन कुमार, तुझे गाजियाबाद में आके ही कूटूंगा मैं, मान जा प्यार से, ठीक है ना। पर्वतों का निर्माण कैसे होता है बच्चे? जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो पर्वतों का निर्माण होता है। बहुत सारी प्लेटें पृथ्वी के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है ना। ये चीजें आगे चल के मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई होगी इतनी। अब चलो यहां अगर मैं बात करूं आपसे, हालांकि पठार के बारे में आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पठार क्या बीमारी होती है, पठार, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया पठार को क्या बोलते हैं बेटा? प्लेट्यू कहते हैं, प्लेट्यू कहा जाता है पठार को। पठार क्या होता है बेटा? पठार चट्टान का बना होगा, रॉक का बना होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। अब देखो ध्यान से समझो, पठार जमीन से ऊपर उठा हुआ, ऊपर से समतल, और जैसे ऊपर से कैसा हो बेटा? फ्लैट हो। फ्लैट का मतलब क्या हो? ऊपर से समतल है। ऊपर से क्या है बेटा? अगर समतल है, ऊपर से अगर फ्लैट है, ऊपर से समतल। जैसे कि कमरे के अंदर आपने कोई मेज डाल दी, तो मेज बेटा कमरे के तल से ऊपर उठी हुई है, ठीक है ना, आपको पता चल गया। ऊपर से कैसी है? समतल है, ऊपर से फ्लैट है। मेज के ऊपर चोटी थोड़ी ना होती है, कोई शंकु थोड़ी ना बना हुआ होता है। तो बच्चे ध्यान रखना है, पर्वत और पठार में बेसिक अंतर क्या होता है कि पर्वतों के पास चोटियां होती हैं और बेटा पठार के पास चोटी नहीं होती है। चोटी मतलब सर वाली नहीं बेटा, चोटी का मतलब पीक। बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब यह है कि पर्वतों के पास चोटी होती है, जबकि पठार आपके ऊपर से समतल होते हैं, फ्लैट होते हैं, और जिन्हें 300 मीटर की दूरी से देखा जा सके, ठीक है ना भाई। कितनी दूरी से? 300 मीटर की दूरी से जो दिखाई दें उसे ही हम पठार कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं। तो जमीन से ऊपर उठा हुआ हो, ऊपर से फ्लैट हो, चट्टान का बना हो, 300 मीटर से दूर देखा जा सके, ये क्या हो जाता है बच्चे? सर ये लास्ट लाइन समझ नहीं पाई, पर्वत वाली। बेटा लास्ट लाइन ऐसे समझनी है, ये एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना भाई। ये भी एक पर्वत श्रृंखला है, ये भी एक पर्वत श्रृंखला है। तो ये इन तीनों को मिला के एक पर्वत बन गया। पर्वत का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना भाई। तो यानी कि एक पर्वत के अंदर एक से ज्यादा पर्वत श्रेणियां, माउंटेन रेंज हो सकती हैं, ये बात बताई है मैंने, ठीक है ना भाई। बेटा ये किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है, जिसमें भी जीएस पूछता हो उसके लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है ना भाई। पठार का निर्माण कब हुआ? परसों हुआ बेटा, परसों, अभी कल परसों ही। भाई यार क्या क्वेश्चन निकाला, पठार का निर्माण कब हुआ? बेटा कोई एक पठार है जिसका निर्माण बता दूं मैं, ठीक है ना। तो चीजों को समझो, जो मैं आपको बता रहा हूं उन चीजों को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है ना भाई। हाँ बिल्कुल, तो ये बात आपको समझनी है, प्लेट्यू क्या होता है, पठार क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। अब देखो आगे थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेटा उत्तर के पर्वत, नॉर्दर्न माउंटेन। तो हेडिंग डाल दोगे उत्तर के पर्वत, ठीक है ना। तो सबसे पहला फर्स्ट डालोगे बच्चे उत्तर के पर्वत, उत्तर के पर्वत, ठीक है ना, नॉर्दर्न माउंटेन। ठीक है ना भाई। अगर मैं नॉर्थ के माउंटेन की बात करूं तो भारत के अंदर उत्तर में जो पर्वत पाया जाता है वो हिमालय पर्वत है। लेकिन ध्यान से बात को समझने की भी कोशिश करनी है।
यहां मैं भारत का मैप बनाऊंगा, आपको उचित लगे तो आप जरूर बनाइएगा, इससे समझ में चीजें जल्दी आ जाएंगी और आपकी बुद्धि में भी चीजें जल्दी घुस जाएंगी बेटा, ठीक है ना। तो एक बार थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये थोड़ा छोटा रहेगा। तो यहां आपका ये मैप बन के तैयार हो गया है, और मैप को एक बार देखिएगा, ये भारत ही लग रहा है, वैसे लगेगा तो भारत सही कुछ कुछ बेटा, ठीक है ना। तो ये बन गया है भारत अपना। भारत के अंदर सबसे पहले अगर आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो पर्वत देखने को मिलेंगे, मैं आपको बता चुका हूं। और सबसे पहले यहां एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है जिसका नाम है बेटा काराकोरम, ठीक है ना। क्या नाम है बेटा? काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है ना भाई। काराकोरम के नीचे बच्चे जो पर्वत श्रेणी होती है उसे कहते हैं लद्दाख श्रेणी, लद्दाख, ठीक है ना भाई, लद्दाख। लद्दाख के नीचे जो आती है बच्चे जिसको बोलते हैं जास्कर श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जास्कर के नीचे बच्चे एक पर्वत श्रेणी आती है जिसका नाम है, यहां तिब्बत में पड़ती है, कैलाश। क्या नाम है बेटा? कैलाश। तो कैलाश यहां पे लिख दोगे आप, कैलाश पर्वत, ठीक है ना भाई। इसके बाद बात करूं मैं आपसे, तो यहां एक पर्वत श्रेणी आती है बच्चे जिसे बोलते हैं महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, ठीक है ना। क्या नाम है बेटा? महान हिमालय। पढ़ाऊंगा, अंग्रेजी में भी लिखवाऊंगा, लेकिन अभी इतना स्पेस नहीं है कि अंग्रेजी और हिंदी नाम है ये, बाकी अंग्रेजी हिंदी में एक जैसे ही है। महान हिमालय को ग्रेट हिमालय कहा जाता है, ठीक है ना भाई। महान हिमालय के बाद एक पर्वत श्रेणी आती है जिसे कहते हैं बच्चे लघु हिमालय, लेशर हिमालय, ठीक है ना भाई, लघु हिमालय। लघु हिमालय के बाद बेटा एक पर्वत श्रेणी आती है जिसका नाम है शिवालिक। क्या नाम है बेटा? शिवालिक। तो आगे कौन सी आ गई आपकी? शिवालिक श्रेणी आ गई, शिवालिक, ठीक है ना भाई। अब देखो ध्यान से बात समझनी है, ये अलग अलग दो पर्वत हैं, हिमालय पर्वत अलग है, ऊपर पीला वाला जो बनाया है मैंने ये पर्वत अलग है, दोनों अलग अलग पर्वत हैं, ठीक है ना भाई। गजब एकदम बच्चे, ठीक है। क्या नाम है इसका देखिए एक बार बेटा, ज्योति द्विवेदी। पढ़ने पे ध्यान दोगी तो ज्यादा फायदा है, ठीक है ना। अब देखो यहां समझने की कोशिश करनी है, मैं बच्चे आपसे क्या कह रहा हूं। उत्तर में भारत में पर्वत पाए जाते हैं और सबसे ऊपर जो पर्वत पाया जाता है उस पर्वत का नाम है बेटा ट्रांस हिमालय। क्या नाम है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंदर ये 4 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं जिसके अंदर 3 भारत में है और एक बेटा तिब्बत के अंदर पड़ती है। तो ऊपर जो पर्वत है उसका नाम है ट्रांस हिमालय। मैंने आपको एक बात बताई थी कि बच्चे एक पर्वत के अंदर एक से ज्यादा पर्वत श्रृंखलाएं हो सकती हैं, तो ट्रांस हिमालय पर्वत का नाम है और ट्रांस हिमालय में ये पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं अलग अलग, ठीक है ना भाई। अगर इसके बाद में बात करूं बच्चे, नीचे आओगे इनके ट्रांस हिमालय के, तो बच्चे 3 पर्वत श्रृंखलाएं और हैं आपकी। ये तीनों पर्वत श्रृंखलाएं किस पर्वत के अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं बच्चे आपके हिमालय पर्वत के। हिमालय एक अलग पर्वत है, ट्रांस हिमालय एक अलग पर्वत है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि हिमालय बाद में बना है, ये बुढ़ा है, ट्रांस हिमालय पुराना है, ये नया है अभी, ठीक है ना, जवान है, यंग है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कहने का मतलब बेटा केवल संडे का ऑफ रहेगा, सैटरडे में क्लास हुआ करेगी। तो मेरे कहने का मतलब आपसे क्या है कि सबसे उत्तर में जाओगे भारत के ट्रांस हिमालय पर्वत मिलेगा। ट्रांस हिमालय में टोटल 4 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं जिनमें से 3 भारत में है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कैलाश पर्वत बेटा तिब्बत में मिलता है देखने को आपको, ठीक है ना भाई। इसके बाद हिमालय पर्वत मिलेगा। हिमालय पर्वत में महान हिमालय, लघु हिमालय, लेशर हिमालय और शिवालिक 3 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। इस पर्वत को हम हिमालय पर्वत कहते हैं, ठीक है ना भाई। ये पर्वत पाए ही क्यों जाते हैं बेटा? मन करता है इनका। अब इंसान क्यों पाए जाते हैं पृथ्वी पे, ठीक है ना, इनका भी मन करता है कई बार। समझ रहे हो ना मेरी बात? बहुत अच्छे, ठीक है। चलो आगे चीजों को समझने की थोड़ी सी कोशिश करनी है। सबसे पहले जानेंगे हम ट्रांस हिमालय के बारे में, ठीक है ना भाई। तो उत्तर के पर्वतों में भी जो पहला पर्वत है बेटा, पहला पर्वत कौन सा है? पहले पर्वत को कहते हैं ट्रांस हिमालय। तो हेडिंग डाल दोगे आप ट्रांस हिमालय, ठीक है ना भाई। फर्स्ट ट्रांस हिमालयाज, ठीक है ना भाई। हिंदी में बेटा ट्रांस हिमालय ही कहेंगे, ठीक है ना। नाम है पर्वत का तो नाम तो बेटा सेम ही लिखा जाएगा, ट्रांस हिमालय, ठीक है ना भाई।
तो बच्चे एक बात ध्यान रखनी है, ट्रांस हिमालय एक अलग पर्वत है, हिमालय एक अलग पर्वत है। तो एक छोटा सा पॉइंट लिखोगे, ट्रांस हिमालय हिमालय से पुराना पर्वत है। पुराना का मतलब पहले बना था ये, ठीक है ना। यह हिमालय से पुराना है, यह हिमालय से पुराना पर्वत है, ये हिमालय से पुराना है, यानी कि हिमालय से पहले बना है, ठीक है ना भाई। अब देखो यहां चीजों को और समझने की कोशिश करनी है कि ट्रांस हिमालय पुराना पर्वत तो है, सही बात है, लेकिन इसके अंदर कितनी पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं? तो बेटा इसमें 3 माउंटेन रेंज आती हैं ट्रांस हिमालय के अंदर, ठीक है ना। तो ट्रांस हिमालय एक अलग पर्वत है, तो पहली माउंटेन रेंज आपको पढ़नी है, पहला हेडिंग डाल देना है। पहला हेडिंग है बच्चे आपका, जिसको बोलते हैं काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम रेंज। काराकोरम श्रेणी के बारे में थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करनी है। अंग्रेजी में बेटा नाम काराकोरम है, हिंदी में भी काराकोरम है, तो नाम है, ठीक है ना। अब देखो यहां ध्यान से समझना है, देखो यहां मैं आपको दिखाई दे रहा हूं बेटा, ये है आपकी काराकोरम श्रेणी। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भैया, आपसे पूछ ले कि भैया भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, भैया सबसे उत्तर में कौन सी श्रेणी है? काराकोरम श्रेणी तो पड़ती है भारत के उत्तर में, तो आपका आंसर आएगा काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी को हम एशिया की बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, एशिया की। और आपको ये बात बताई थी मैंने कि भैया 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का 13,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया कब्जा कर लिया। तो भैया इसकी एक चोटी है जिसका नाम है K2। K2 चोटी वर्तमान में कहां पड़ती है बेटा? पीओके के अंदर पड़ती है, लेकिन बच्चे वास्तव में तो पीओके भारत का है ऑफिशियल रूप से। ऐसा मानो कि आपके खेत पर कब्जा कर लिया है। किसने कब्जा कर लिया है बच्चे? बेटा ज्योति, बेटा यहां से ब्लॉक करने का ऑप्शन भी है, क्लास हटाने का भी ऑप्शन भी है, बेटा लात घूंसे मारने का भी ऑप्शन है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसी अभद्रता हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपसे यही बात कहूंगा मेरे प्यारी गुड़िया कि चीजों को पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देगी तो ज्यादा उत्तम रहेगा, ठीक है ना। नहीं तो कुटाई पक्का हो जाएगी, ये बात भूल जाऊंगा मैं कि लड़की हो आप, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। यह हिमालय से भी पुराना है, बात समझ में आ गई। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि भारत के सबसे उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी आती है बेटा? काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर एक चोटी है जिसका नाम है K2। K2 को हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो यह भारत की सबसे नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है, यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। तो भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे नॉर्दर्न माउंटेन रेंज कौन सी है? उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? जल्दी से बताओगे बच्चे कमेंट करके, तो आपका आंसर आ जाएगा काराकोरम रेंज, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या बनता है? इसे क्या बोलते हैं बच्चे? इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है, एशिया की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ एशिया। एशिया की रीढ़ किसे कहते हैं? काराकोरम रेंज को कहते हैं, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे, अभी बताऊंगा बेटा, दोबारा भी बताऊंगा, ठीक है ना भाई। काराकोरम पर्वत के अंदर बेटा एक चोटी आती है जिसका नाम है K2 या फिर जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के अंदर है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि जब भी भारत का मैप बनाते हैं तो पीओके को हम भारत के अंदर ही दिखाते हैं। क्योंकि ऐसा मानो जैसे आपका एक 10 बीघे का खेत था, आपके पापा 2 भाई थे, 5-5 बीघे हिस्से में आना चाहिए था, लेकिन बेटा आपके चाचा जी बदतमीज थे, उन्होंने 1 बीघा हड़प लिया, जबरदस्ती ले लिया। डॉक्यूमेंट में तो 5 बीघे ही है आपके पापा के पास, लेकिन आपके पापा ने जबरदस्ती यानी कि चाचा जी ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे समझो। बहुत अच्छे। अब देखो यहां चीजों को और समझने की कोशिश करनी है थोड़ी सी, जो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो एशिया की रीढ़ कहा जाता है, और ध्यान रखना है बेटा, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बेटा, हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम रेंज, यानी कि इस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम रेंज, सबसे ऊंची चोटी का नाम है बच्चे K2। K2 को बेटा हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है K2 को, ठीक है ना भाई। इसकी ऊंचाई की बात करूं बच्चे तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, यानी कि 8611 मीटर। ये कहां स्थित है बच्चे गॉडविन ऑस्टिन? तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके में स्थित है वर्तमान में, ठीक है ना भाई।
पीओके के अंदर स्थित है वर्तमान में, लेकिन भारत की मानते हैं क्योंकि बेटा ये भारत के एरिया पर ही तो कब्जा किया हुआ है। इसीलिए जब भी हम कहते हैं, हमसे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बेटा ये भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये बात ध्यान रखनी है, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी बच्चे यही है आपकी K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। बात क्लियर है? K2 सर कौन से भाग में आती है? अरे मेरे भाई बताया तो है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गिलगिट बल्चिस्तान के अंदर आती है। बात समझ में आ गई? K2 की फुल फॉर्म गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं K2 को, आपको बता दिया है, ठीक है ना भाई, बहुत अच्छे। अब देखो आगे चीजों को और समझना है। जो K2 चोटी है ना बेटा, ये वर्ल्ड की, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व की सेकंड हाईएस्ट पीक, विश्व की सेकंड दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जो जो चीज मैं आपको बताता जाऊं उसे समझते जाओ। आपसे पूछे काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, ये कहां पर है? वर्तमान में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी बच्चे K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। ठीक है भाई, बात समझ में आ गया। माउंट एवरेस्ट होगा सर ना बेटा, मेरे भाई जो मैं बता रहा हूं ना उस चीज पे ध्यान दे, ठीक है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन मत बन बेटा। अरावली से पुराना नहीं है, सिर्फ मैंने आपको यह बताया है कि हिमालय से पुराना है। मैंने ये नहीं कहा आपसे कि अरावली से भी पुराना है। जितनी चीजें बता रहा हूं उन चीजों पे फोकस करना है आपको, ठीक है ना। अपने आप ही साइंटिस्ट नहीं बन जाना है, ठीक है ना, तब दिक्कत हो जाएगी। नीलेश कह रहे हैं बेटा, नगेश कह रहे हैं K2 क्यों कहते हैं बेटा, तुझे नगेश क्यों कहते हैं? कलुआ हलवाई, छज्जन चोपड़ा, प्रियंका लाहड़ी, ये नाम क्यों नहीं है तेरे बेटा, ठीक है ना। नागेश ही क्यों रखा है तेरे घर वालों ने तेरा नाम बेटा? इसका भी कोई कारण होता है कि इसका नाम, मैं तो हर नाम बताऊंगा। अरावली को अरावली क्यों कहते हैं, हिमालय को हिमालय ही क्यों कहते हैं जी, ठीक है ना। काराकोरम को काराकोरम ही क्यों कहते हैं? ये कोई क्यों बेटा, ये कोई शब्द हुआ तुम्हारा यार, क्वेश्चन पूछने का नहीं हुआ सटीक, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, चीजों को समझना है, ठीक है ना। हर चीज में क्यों नहीं ढूंढनी है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मैं छोड़ के नहीं चलूंगा, आप टेंशन ना लो। अगर मैं बात करूं मेरे साथी, यहां काराकोरम रेंज के अंदर ही 4 प्रमुख ग्लेशियर स्थित हैं। ग्लेशियर बोले तो बेटा हिमनद, ठीक है ना भाई। तो यहां ध्यान रखना है बच्चे, काराकोरम श्रेणी के अंदर क्या पाए जाते हैं बच्चे? 4 प्रमुख ग्लेशियर स्थित हैं। 4 प्रमुख हिमनद पाए जाते हैं। हिमनद बोलते हैं बच्चे हिमनद। हिमनद का मतलब है बर्फ के बड़े बड़े कुंड, यानी कि आपका ग्लेशियर। हिमनद को क्या कहा जाता है बच्चे? ग्लेशियर कहा जाता है। तो 4 बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं, बहुत बर्फ का बड़ा बड़ा एरिया पाया जाता है, ठीक है ना भाई, बहुत अच्छे। चलो चीजों को समझने की कोशिश करनी है। कौन कौन से ग्लेशियर हैं बच्चे, तो ध्यान रखना है। एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन। तो सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी में आता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो पहला ग्लेशियर है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हिमनद, ठीक है ना। तो सियाचिन हिमनद आपसे पूछे किस पर्वत श्रेणी में आता है, काराकोरम श्रेणी में। सियाचिन को मैं बात करूं बेटा, यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यहां किसी देश की सेना पहरा देती है, ठीक है ना भाई। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, वॉर प्लेस, हाईएस्ट वॉर प्लेस इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ठीक है ना। कौन है? सियाचिन, ठीक है ना भाई। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार ध्यान रखना है। यह पहले पाकिस्तान के कब्जे में आता था, लेकिन भारतीय सेना ने 1984 में, 1984 में पाकिस्तान में लात बजाई, यानी कि पिटाई करी, उसकी कबूतर बनाया उसका। जिस ऑपरेशन के द्वारा बनाया गया उसे कहा जाता है ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है ना भाई। ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा
ऑपरेशन मेघदूत चलाया था भारतीय सेना ने। सेना जब भी कोई कार्यवाही करती है ना, अभी कुछ समय पहले ना भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया हुआ था, आतंकवादियों को चुन चुन के मारती थी। तो सेना जब भी कोई कार्यवाही करती है, जैसे कि ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध जीतने के लिए चलाया था, ठीक है ना। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना ने किसे जीतने के लिए बच्चे, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए चलाया था। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो बात ध्यान से समझनी, ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा भारतीय सेना ने सियाचिन पर अधिकार किया था। सियाचिन पर अधिकार किया था। कब अधिकार किया था बच्चे? 1984 में। इससे पहले ये पाकिस्तान के कब्जे में आता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सियाचिन बड़ी ठंडी और ऊंची जगह है, यानी कि बहुत ऊंची है बच्चे। ऊंची का मतलब लगभग 8000 मीटर ऊंचाई पे है आपका यहाँ ये मामला। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है बच्चे, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर पहुंच जाता है बेटा -38 डिग्री तक। -38 डिग्री तक यहां का तापमान पहुंच जाता है। और भारतीय सेना इतने बर्फीले तूफानों में भी बच्चे क्या करती है, यानी कि भारत की सुरक्षा करती है, ठीक है ना भाई। तो समझ रहे हो, भारतीय सेना का सम्मान होना चाहिए। जब भी अभी कोई भारतीय सैनिक आपको मिले तो उसकी रेस्पेक्ट कीजिएगा, उसका सम्मान कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझ के चलनी है। और कौन कौन से ग्लेशियर हैं बच्चे यहां पे मैं बात करूं तो एक तो सियाचिन हो गया, दूसरा ग्लेशियर है बियाफो। दूसरा ग्लेशियर जिसका नाम क्या है बच्चे, दूसरा ग्लेशियर है बियाफो। तो बियाफो ग्लेशियर भी कहां पड़ता है बच्चे, आपका यहीं पड़ता है काराकोरम रेंज में। तीसरा ग्लेशियर जिसका नाम है बच्चे हिस्पर, 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 ठीक है ना। और एक है बच्चे बाल्टोरो। चौथा कौन सा है बच्चे, बाल्टोरो, बाल्टोरो, ठीक है ना। तो कहीं बाल्टोरो लिखा मिल जाएगा, कहीं बाल्टोरा लिखा मिल जाएगा। सियाचिन, बियाफो, हिस्पर और बाल्टोरो ये ग्लेशियर कहां पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, ये सारे के सारे काराकोरम श्रेणी के अंदर स्थित हैं। बात क्लियर है, ठीक है। चलो बच्चे अब देखो आगे थोड़ा सा और समझना है। काराकोरम के बाद बच्चे एक श्रेणी मैंने आपको बताई थी जिसका नाम है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख रेंज, ठीक है ना। तो एक बार और समझाई दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है ना भाई। यहां ध्यान से देखना है, ये आपका भारत है। मैंने आपको बताया भारत के उत्तर में जाओगे, नॉर्थ में जाओगे, आपको क्या मिलेगा बेटा, ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा। ट्रांस हिमालय में भारत में 3 पर्वत श्रेणी आती हैं। पहली वाली कौन सी थी बेटा, काराकोरम रेंज, ठीक है ना भाई। काराकोरम के बाद आएगी लद्दाख श्रेणी। लद्दाख के बाद कौन सी आएगी, जास्कर, यानी कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है इंडस रिवर, सिंधु नदी। सिंधु नदी बोखरचू ग्लेशियर से निकल के आती है, लद्दाख के दमचौक से एंट्री करती है और लद्दाख और जास्कर पर्वतों के बीच बहते हुए कहां चली जाती है बच्चे, ये चली जाती है आपके अरब सागर में, पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में पानी गिराती है। तो बच्चे आगे अगर मैं बात करूं आपसे तो एक पॉइंट आपको यहीं पे नोट करना है, ठीक है ना। लद्दाख श्रेणी डाल देनी है, लद्दाख, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख रेंज, ठीक है ना भाई। लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज में एक पॉइंट लिखना है, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के मध्य प्रवाहित होती है। सिंधु रिवर, इंडस रिवर फ्लो बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज। तो बच्चे सिंधु नदी किन 2 पर्वतों के बीच बहती है, तो आपका आंसर आएगा बच्चे लद्दाख और जास्कर। सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच बहती है, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है, ठीक है ना भाई। जास्कर श्रेणी के बीच में फ्लो करती है, प्रवाहित होती है, ठीक है ना भाई, बीच में प्रवाहित होती है। ये पॉइंट लिख दोगे आप। आगे बात करूं मेरे साथी मैं आपसे, तो ध्यान रखना है, यही बच्चे लद्दाख का पठार है, लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार, लद्दाख प्लेट्यू, ठीक है ना भाई। हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा पठार है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है, हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, आपका आंसर आएगा बेटा लद्दाख प्लेट्यू, लद्दाख रेंज के अंदर पड़ता है। और ये कैसा प्लेट्यू है बेटा, तो पठार जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं,
ठीक है ना भाई, एक ठंडा होता है, एक गर्म होता है, ठीक है ना भाई। यानी कि अगर दक्षिण भारत में तो गर्म पठार होगा, तो ये ठंडा है, यहां बर्फबारी होती है। तो बच्चे लद्दाख के प्लेट्यू के अंदर ही लद्दाख का मरुस्थल भी पाया जाता है। यहीं पर क्या है, लद्दाख का मरुस्थल भी है, यहां बर्फबारी होती है, ठीक है ना भाई। लद्दाख का मरुस्थल, लद्दाख का मरुस्थल भी पाया जाता है। और लद्दाख का मरुस्थल कैसा है बेटा, ये शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल का मतलब क्या होता है बेटा, ठंडा मरुस्थल, यानी कि कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख का मरुस्थल लद्दाख रेंज में, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। लद्दाख का पठार पहली बार सुना है सर, नागेश दीप। बेटा मैं अब जब क्लास में पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, तो बहुत सारी चीजें तुम पहली बार सुनोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि जो तुमने पहली बार सुना है वो है ही नहीं, ठीक है ना। अब ऐसे तो भूत किसी ने नहीं देखे हैं, लेकिन होते हैं, ऐसा सुना है मैंने, ठीक है ना, सुनाई है मैंने, देखे मैंने भी नहीं है, ठीक है ना भाई। हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, तो आप बताओगे लद्दाख प्लेट्यू। और लद्दाख का जो मरुस्थल है, लद्दाख डेजर्ट जो है बच्चे, ये कोल्ड डेजर्ट है, शीत मरुस्थल है। आपने सुना होगा लेह लद्दाख के अंदर बारिश होती है। और ध्यान रखना है बच्चे, बारिश भी कहती होती है, स्नोफॉल होती है। लेकिन मैं अगर केवल बारिश की बात करूं तो ध्यान रखना है बच्चे, लेह शहर में भारत में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है ना भाई। तो यहीं पर एक पॉइंट और लिखना है, भारत की सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो लेह, लेह में भारत में सबसे कम वर्षा होती है। लेह में भारत में सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है, मिनिमम रेनफॉल होती है, कम वर्षा, ठीक है ना भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए जरूरी है। और बच्चे एक माउंटेन की चोटी है जिसका नाम है राकापोशी। तो एक पॉइंट आपको नोट करना है यहां पे नीचे, राकापोशी चोटी, ठीक है ना भाई। एक पॉइंट यहां पे नोट करोगे आप, क्या करोगे बच्चे, राकापोशी चोटी नोट करना है। राकापोशी, राकापोशी चोटी, राकापोशी चोटी कहां पड़ती है बेटा आपकी, ये जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है ना भाई। राकापोशी चोटी, ये बच्चे चोटी के बारे में पूछा जाता है कि एग्जाम में विश्व की सबसे ज्यादा ढलान वाली, ठीक है ना भाई, मैक्सिमम स्लोप पीक ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की सबसे ज्यादा ढलान वाली चोटी कौन सी है। तो विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी जिसका स्लोप बहुत ज्यादा है, ठीक है ना भाई, विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी कौन सी है, ढाल वाली चोटी है, ठीक है ना भाई। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा है, आपसे पूछेगा विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी कौन सी है, तब आपका आंसर क्या होगा मेरे साथी, तब होगा राकापोशी। तो राकापोशी विश्व की सबसे ज्यादा स्लोप वाली चोटी है, माउंट राकापोशी, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे, बात क्लियर हो रही है, गजब एकदम। अब देखो आगे चीजों को और समझने की कोशिश करनी है मेरे साथी। यहां तक हमने जान लिया। अब देखो दो जो बाकी की पर्वत चोटियां, पर्वत आपकी श्रेणी बची हैं, देखो ध्यान से समझना है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, देखो यहां मैं बात करूं आपसे, तो मैंने आपको क्या क्या बताया है, मैंने आपको बताया कि ट्रांस हिमालय के अंदर बच्चे आपकी 3 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं भारत के अंदर, ठीक है ना भाई। एक आ गई आपकी काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज को एशिया की रीढ़ कहा जाता है, ठीक है ना भाई, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। भारत की और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू, केटू पीओके के अंदर पड़ती है। और बच्चे ये सबसे ऊंची चोटी है इस श्रेणी की भी, भारत की भी, और बच्चे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद मैंने आपको बताया लद्दाख रेंज, इसके बाद मैंने आपको बताया जास्कर रेंज। सिंधु नदी का उद्गम बच्चे कहां से होता है, तिब्बत से होता है। और सिंधु नदी किन दो पर्वतों के बीच बहती है, लद्दाख और जास्कर के, पाकिस्तान चली जाती है, अरब सागर में आके अपना पानी गिरा देती है, ठीक है ना भाई। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, यही लद्दाख का मरुस्थल भी है, ये एक शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है, क्योंकि यहां पे स्नोफॉल होता है, हिमवर्षा होती है, ठीक है ना भाई। जास्कर श्रेणी के बारे में कोई भी इंपोर्टेंट बात ऐसी नहीं है जिसे मैं आपको पढ़ाऊं, ठीक है ना भाई। तो जास्कर के बारे में कोई फैक्ट इंपोर्टेंट नहीं बनता है, तो ध्यान रखना है। लेकिन एक आपका यहां ध्यान रखना है बच्चे, यहां पड़ती है आपकी माउंट कैलाश, कैलाश श्रेणी। तो बच्चे ये बात ध्यान रखनी है आपको, जो कैलाश पर्वत है आपका, ठीक है ना भाई, कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत
कैलाश पर्वत बच्चे कहां पड़ता है? तिब्बत के अंदर पड़ता है, ठीक है ना भाई, तिब्बत के अंदर पड़ता है। और ये ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। किसकी श्रेणी है बच्चे? ट्रांस हिमालय की श्रेणी है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। किस पर्वत के अंतर्गत आती है? कैलाश पर्वत है तिब्बत में, भारत में नहीं है, ये ट्रांस हिमालय के अधीन आता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे, आशा करता हूं बेटा बाईलैंग्वेजली मैं बताता तो हूं आपको सभी चीजें। बेटा माउंटेन रेंज है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड की भी हाईएस्ट पीक। लेकिन बच्चे अगर इससे ज्यादा अंग्रेजी बोलन लगा ना मैं, तो फिर हिंदी भूल जाऊंगा, फिर मैं अंग्रेजी ज्यादा बोलूं। तो जितने भी टेक्निकल वर्ड होंगे बच्चे, मैं वो सभी आपको अंग्रेजी में बताऊंगा, आप सभी निश्चिंत रहिएगा। अब सबसे ऊंची सबसे नीची ये बात तो आप हिंदी में भी जानते हो, अंग्रेजी में भी, ऐसा कहीं ना आप बेटा स्विट्जरलैंड में ही पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो यहां मुझे बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी। कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई भी आपका डाउट है, आप डाउट ग्रुप में भेजिएगा। अगर डाउट ग्रुप में भी आपको कोई ना कर पाऊं, मैं करूंगा, बाकी 99% है कि मैं आपका पूरा कोशिश करूंगा बेटा। मैं रात को 8 से 10 आपका जो डाउट ग्रुप ओपन किया जाएगा उसमें क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। और नहीं तो आप मुझे बच्चे टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन काम का ही कमेंट करें, अंकित चौधरी RWA, ठीक है ना भाई, अंकित चौधरी, ठीक है ना भाई, अंकित चौधरी RWA के नाम से मेरी आईडी है, RWA। यहां आप मुझे फॉलो करके मुझे कमेंट कर सकते हैं अपने किसी भी डाउट के लिए, ठीक है ना। मैं आपका आंसर अवश्य करूंगा अगर आपका कोई डाउट है तो, ठीक है ना बच्चे। मिलते हैं कल की क्लास में, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। सभी प्यारे कबूतरों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।